तो JDBC एप्लीकेशन के लिए हमारा जो इंटरफेसेस का ज़रूरत होता है, दैट इज़ JDBC API में जो जो इंटरफेसेस है, तो वो क्या है, दैट इज़ इंटरफेसेस इन JDBC API, इंटरफेसेस इन JDBC API। ओके, तो हम यहाँ पर जो पैकेज यूज़ कर रहा हूँ वह है java.sql। ओके, तो डॉट स्टार लिखने से ही सारे इंटरफेसेस और क्लासेस हमारा प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम यही पैकेज अभी यूज़ कर रहा हूँ, java.sql.star। और इसके अंदर जो जो इंटरफेस हम यूज़ करूँगा, पहला है कनेक्शन, एंड दूसरा है नंबर 1 इज कनेक्शन, एंड दूसरा इज स्टेटमेंट, एंड तीसरा और प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट भी यूज़ करूँगा। वो स्टेटमेंट इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है, दैट इज प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। और नंबर 4 इज रिजल्ट सेट। ओके, तो यही हमारा 4 इंटरफेसेस। और जो क्लास का ज़रूरत होता है, जो हम क्लास यूज़ करूँगा, दैट इज ड्राइवर मैनेजर। ओके, यह है क्लास और ये 4 है इंटरफेसेस। तो ये ड्राइवर मैनेजर क्लास से हम क्या करूँगा, हमारा फर्स्ट तो कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन कॉल करना होगा, दैट मीन्स गेट कनेक्शन। तो ये गेट कनेक्शन एक फंक्शन है जो एक स्टैटिक मेथड है। तो ये एक स्टैटिक मेथड, तो ये कहाँ पर है, ये ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर है। और ड्राइवर मैनेजर क्लास से हम इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तभी हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसका जो स्टेप्स हम पिछले क्लास में भी देखे थे और आज फिर से देख रहा हूँ कि स्टेप्स फॉर कनेक्टिंग जावा एप्लीकेशन विथ DBMS, आइदर ओरेकल और MySQL। तो पहला स्टेप में हमको क्या करना होगा कि लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर क्लास। तो ये तो ऑप्शनल है, मैंने कहा था, लेकिन बाद में हम जो सर्वलेट और JSP और स्प्रिंग ये सब करूँगा, इसके लिए ये मैंडेटरी है। ये लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर तब करना होगा। तो हम पहले एक बार देख लेता हूँ ये कैसे करते हैं। तो हमको तो करना ही होगा। तो इसके लिए जावा में एक क्लास होता है जिसका नाम है क्लास नाम कर ये क्लास है। ओके, मतलब जावा में एक क्लास है जिसका नाम ही है क्लास। तो उसका क्या, पहला जो C ये कैपिटल है। और इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है फॉर नेम। ओके, तो ये फॉर नेम मेथड से हम किसी क्लास को लोड कर सकता हूँ। ओके, मतलब दूसरा क्लास को लोड कर सकता हूँ। तो इस क्लास डॉट फॉर नेम ऐसा हमको कॉल करना होगा, क्योंकि फॉर नेम एक स्टैटिक मेथड है और यहाँ पर स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास होता है। ओके, जिसके अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास होता है। तो यहाँ पर क्लास का नाम लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर, जो क्लास हम लोड करना चाहता हूँ। तो हम अभी जो ड्राइवर क्लास लोड करने जा रहा हूँ, यह अभी इसी मेथड के अंदर ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है। दैट इज, अगर हम ओरेकल का ड्राइवर क्लास लोड करना चाहता हूँ, टू लोड ओरेकल ड्राइवर क्लास, तो हमको ये डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा ओरेकल डॉट JDBC डॉट ओरेकल ड्राइवर। ओके, यहाँ पर डॉट ओरेकल ड्राइवर। तो ये ओरेकल का O कैपिटल है और ड्राइवर का भी O कैपिटल है। ओके, ये डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके, तो ये पहला जो ओरेकल डॉट JDBC ये एक पैकेज है। ओके, ओरेकल डॉट JDBC ये क्या है, ये पैकेज है और ओरेकल ड्राइवर यह है क्लास।
ओके, दिस इज पैकेज एंड ये ओरेकल ड्राइवर, ये है क्लास। ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो पैकेज हम बता रहा हूँ, ये ओरेकल डॉट JDBC, ये कहाँ से आ रहा है? हम एक फिर से दिखाता हूँ। हमारा जो ओरेकल का जो ड्राइवर, ओके, यहाँ पर है, दैट इज ओरेकल 18CXC। तो यहाँ पर जा रहा हूँ, ये DB होम XC, और इसके अंदर JDBC, और इसके अंदर lib, और इसके अंदर ये OJDBC 8। तो इसको कॉपी करके हम डेस्कटॉप में रखता हूँ। ओके, ये हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, तो हम पिछले क्लास में जो बताया था कि जावा के साथ डेटाबेस का कम्युनिकेशन करने के लिए हमको एक ड्राइवर का ज़रूरत होता है, जो है एक इंटरप्रीटर। तो जो जावा कॉल को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट करेगा, और उल्टा भी, मतलब डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल को जावा कॉल में कन्वर्ट करेगा, यही है इंटरप्रीटर। तो यही हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करूं, तो हम एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर रहा हूं। ओके, डेस्कटॉप में कर रहा हूं। ओके, और ये अब एक्सट्रैक्ट होकर एक फोल्डर बन जाएगा, और इसके अंदर क्या है हम देख सकता हूं। तो हम डिफरेंट पैकेज को एक जार फाइल के अंदर ऐसे पैक करके रख सकता हूँ, ऐसे स्टोर करके रख सकता हूँ। तो ये OJDBC नाम का एक फोल्डर हो गया। और अगर इसको ओपन करूँ, ये जो ओरेकल है, यही है हमारा पहला पैकेज। यहाँ पर हमने जो लिखा है, ये जो ओरेकल, ओके, यही है पैकेज का मतलब। तो हम जानता हूँ कि फोल्डर है, पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर। तो यही फोल्डर हम दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये ओरेकल। और इसके अंदर अगर जाऊँ, इसके अंदर है ये JDBC। ओके, हम जो दूसरा पैकेज यहाँ पर ओरेकल डॉट JDBC, तो यही हमारा दूसरा फोल्डर, मतलब सब पैकेज। और इसके अंदर ही हमारा बाकी जो क्लासेस है, ओके, ये सब फोल्डर है, ये सब जरूरत नहीं है अभी। और ये जो दिखा रही है नोटपैड सिंबल, ये सब क्लास फाइल, ओके, मतलब बाइट कोड। तो ये बाइट कोड हमको दिया गया, मतलब यही क्लास है। और ओरेकल ड्राइवर जो है, ओके, यहाँ पर दैट इज ओरेकल ड्राइवर। ओके, तो यही हमारा क्लास है। तो यह तो हम देख नहीं सकता हूँ, ये तो बाइट कोड है, नोटपैड से खोल तो सकता हूँ, ये तो हम रीड नहीं कर सकता हूँ, ये तो बाइट कोड। ओके, तो ये क्लास फाइल मतलब बाइट कोड। ओरेकल ड्राइवर जो क्लास है, इसका ही बाइट कोड हम देख रहा हूँ। ओके, तो यह है बाइट कोड। ओके, तो मतलब ये क्लास, मतलब ये ओरेकल ड्राइवर, ये क्लास हम लोड कर रहा हूँ। तो ये तो मैंडेटरी नहीं है, हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, तो हमको तो जानना होगा। तो हम अभी पहले एक एक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तो हमारा एक्लिप्स में अभी जावा, ये जो यहाँ पर ऑप्शन, यह अभी ऑन है, मतलब अभी स्टैंडर्ड एडिशन में ही काम कर रहा हूँ, अभी JEE में काम नहीं कर रहा हूँ, एंटरप्राइज एडिशन वर्जन में अभी काम नहीं कर रहा हूँ, अभी स्टैंडर्ड एडिशन में ही काम कर रहा हूँ। ये जावा जो पर्सपेक्टिव, इसका हम पर्सपेक्टिव बोलता हूँ, ये जावा पर्सपेक्टिव ऑन है। तो अभी फाइल में जा रहा हूँ, दैट इज न्यू, और जावा प्रोजेक्ट। ओके, तो पहले हम नॉर्मल जावा पर्सपेक्टिव में काम कर रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड एडिशन में, और उसके बाद हम जावा एंटरप्राइज एडिशन पर्सपेक्टिव में दिखाऊंगा कि हम कैसे JDBC एप्लीकेशन को लिखना है। ओके, दैट इज पहले जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ से JDBC 2। JDBC 1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसके लिए JDBC 2 दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम जावा JDK यूज कर रहा हूँ 12 एंड फिनिश। और ये JDBC 2 क्रिएट हो गया, और अभी SRC के अंदर है। और इसके अंदर पहले एक पैकेज बना लेता हूँ, दैट इज न्यू एंड से पैकेज, और यहाँ पर पैकेज का नाम देता हूँ। पैकेज का नाम कैसे होता है,
पैकेज का नाम हम जो डोमेन नेम होता है, सपोज हम जो कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका जो इंटरनेट डोमेन है, मतलब हमारा कंपनी तो वेबफ्लेक्स है, तो इसका जो इंटरनेट का डोमेन है वो है webflex.com। तो यह है डोमेन नेम। ओके, दिस इज द डोमेन नेम। तो पैकेज का नाम रिवर्स डोमेन नेम होता है। ओके, तो ऐसा करना मैंडेटरी नहीं है, हम नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन यही प्रोफेशनल अप्रोच है। पैकेज का नाम जो देता हूँ वो होता है रिवर्स डोमेन नेम। ओके ओके, मतलब ये डोमेन नेम को उल्टा करके लिखना होगा। दैट इज हम लिखूंगा com.webflex, हमको लिखना है com.webflex। ओके, यही है प्रोफेशनल अप्रोच पैकेज लिखने का। तो हम यहाँ पर ऐसा ही करूँगा, लिखूंगा com.webflex। तो अब क्या होगा कि एक टॉप लेवल पैकेज बनेगा, दैट इज com। ये src के अंदर होगा। ये src तो src भी एक फोल्डर है, ये भी एक पैकेज है, तो इसको तो हम डिफॉल्ट पैकेज बोलता हूँ एक्लिप्स में। इसके अंदर ये com फोल्डर बनेगा और इसके अंदर वेबफ्लेक्स और एक फोल्डर बनेगा, दैट इज फिनिश। और ये src के अंदर com.webflex, मतलब com एक फोल्डर, उसके अंदर वेबफ्लेक्स एक दूसरा फोल्डर, मतलब सब पैकेज। और इसके अंदर ही हम काम करूंगा। राइट क्लिक किया, न्यू, और एक क्लास बनाऊंगा, और ये क्लास का नाम जो भी चाहे दे सकता हूँ, टेस्ट दे दिया। और इसके अंदर तो मेन रहेगा। ओके, मेन, और हमारा मेन फंक्शन बन गया। और मेन मेथड के अंदर हम पहले नॉर्मली लिखता हूँ और उसके बाद जो प्रोफेशनली जैसे लिखता है ऐसे लिखूंगा। तो फर्स्ट हम ओरेकल के साथ कनेक्शन करूंगा और सेकेंड टाइम में MySQL के साथ। ओके, तो अब जो स्टेप्स है फिर से देखता हूँ कि पहले हमको लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर क्लास करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जो वेरिएबल लूंगा, दैट इज पहले जावा प्रोग्राम के साथ डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए हम जो कहा था कि पहले URL का जरूरत होता है। ओके, जो URL से हमको कनेक्शन करना है, मतलब डेटाबेस तो एक दूसरा मशीन में रहता है, जावा प्रोग्राम है, और ये DBMS है। ओके, दिस इज द DBMS। तो जावा प्रोग्राम के साथ DBMS को कनेक्शन करने के लिए एक URL का जरूरत होता है। ओके, URL से ही हमको कनेक्शन करना है, जो हम नॉर्मल इंटरनेट में करता हूँ किसी वेबसाइट को लोड करने के लिए। एक URL से ही तो हम इंटरनेट में वेब पेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर भी जावा प्रोग्राम के साथ DBMS को कनेक्शन करने के लिए एक URL का जरूरत होता है। ओके, तो ओरेकल का जो URL वो क्या है, हम जो ओरेकल अभी करने जा रहा हूँ, ओरेकल URL, तो वो क्या होगा कि URL हमेशा प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है। दैट इज पहले लिखना होगा JDBC:, तो यही हमारा प्रोटोकॉल है। और इसके बाद जो पोर्शन यह है सब प्रोटोकॉल। ओके, ये प्रोटोकॉल और JDBC:, और इसके बाद जो लिखूंगा वो होगा सब प्रोटोकॉल। ओके, तो उसके बाद लिखना है ओरेकल: थीन। तो थीन का मतलब अभी हम थीन ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स टाइप 4 जो ड्राइवर यूज कर रहा हूँ वही है थीन ड्राइवर। ओके, और फिर से कोलन, इसके बाद एक @ देना होगा, और इसके बाद लिखना होगा होस्ट। ओके, तो होस्ट क्या है, होस्ट है सर्वर का IP एड्रेस। ओके, यही है होस्ट। तो यह है होस्ट, होस्ट मतलब सर्वर का IP एड्रेस। तो अभी ये क्या होगा, हमारा मशीन ही अभी सर्वर है और क्लाइंट भी है, दोनों ही है। ओके, हमारा मशीन भी अभी क्लाइंट सर्वर दोनों ही है, तो मतलब हमारा मशीन ही यहाँ पर होस्ट होगा। तो ये बताने के लिए हम लिखता हूँ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब हमारा मशीन का जो IP एड्रेस। ओके, लोकल होस्ट मीन्स IP एड्रेस
ऑफ माई मशीन, ओके, और माई कंप्यूटर, ओके। तो आईपी एड्रेस बता दिया लोकल होस्ट, और ये क्या होगा 127.0.0.1, ये हमेशा फिक्स्ड ही होता है, सभी मशीन के लिए फिक्स्ड होता है। और इसके बाद फिर से कोलन देना होगा और लिखना होगा पोर्ट नंबर, ओके। ये जो एट द रेट के बाद जो फॉर्मेट है दैट इज यहाँ पर एट द रेट ऑफ, पहले लिखना है होस्ट, कोलन देकर पोर्ट, और उसके बाद SID, ओके, यही हमारा फॉर्मेट। तो पहले लोकल होस्ट लिख दिया, यह है होस्ट, और उसके बाद कोलन देकर पोर्ट नंबर। ओरेकल का पोर्ट नंबर क्या है 1521, ये भी फिक्स्ड है। और इसके बाद फिर से कोलन देकर बोलना SID, मतलब सिस्टम आइडेंटिफायर, ओके, और सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हम तो अभी एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहा हूं, तो इसके लिए XC, ओके, XC। तो ये है हमारा ओरेकल का URL, ओके। तो हम यहाँ पर अभी यही यूज करूंगा, URL में लिखूंगा JDBC कोलन ओरेकल कोलन थीन कोलन एट द रेट ऑफ लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XC, ओके। ये हो गया हमारा URL। और अब चाहिए एक यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये भी चाहिए, ओके। तो हम लिखता हूँ कि यूजर नेम, और यूजर लिखता हूँ, ओके। यूजर हमारा ओरेकल का जो यूजर, ये तो मशीन टू मशीन वेरी करेगा। ओरेकल हम जब इंस्टॉल करूंगा तब हम जो यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा वही यहाँ पर लिखना है, ये वेरी करेगा। तो ये हमारा मशीन में है सिस्टम, और पासवर्ड है यहाँ पर पास लिखता हूँ इक्वल्स टू admin 12345, ये हमारा मशीन का पासवर्ड है, ओके। तो मतलब URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो ये तीनों वेरिएबल चाहिए पहले। और इसके बाद हमको कनेक्शन, हमारा जो इंटरफेस यूज करना होगा, हम जो देखा था कि कनेक्शन स्टेटमेंट, ये पहले प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हम बाद में यूज करूंगा, पहले कनेक्शन स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट, ये तीनों इंटरफेस को यूज करना होगा, ओके। तो पहले लिखता हूं कनेक्शन कौन। तो कनेक्शन एक इंटरफेस है, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल हमने क्रिएट किया दैट इज कौन। तो यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि इसका जो पैकेज ये हमको इंस्टॉल करना है, मतलब यहाँ पर अटैच करना है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिएट क्लास कनेक्शन, ओके। मतलब ये कनेक्शन को समझ नहीं पा रहा है, ये कनेक्शन ऐसा कुछ होता है क्या। तो हमको पहले समझना है कि ये समझाना है उसको कि कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस है। तो कैसे बताऊंगा, ये तो समझ नहीं पा रहा है। तो क्यों समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो जार फाइल, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर अटैच नहीं किया है, ओके। तो पहले हमको ड्राइवर सॉफ्टवेयर, मतलब जो जार फाइल हमने पहले एक्सट्रैक्ट किया था कुछ देर पहले, वो ड्राइवर फाइल को हमारा प्रोग्राम में अटैच करना होगा। तो हमने तो अभी तक अटैच नहीं किया है, तो इसके लिए यह अभी एरर दे रहा है। तो पहले हमको ये ड्राइवर फाइल को, मतलब वो जार फाइल को हमारा प्रोग्राम में अटैच करना होगा, ओके। तो कहाँ से अटैच करना है, ये प्रोजेक्ट जो मेनू है यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ से प्रॉपर्टीज, और यहाँ से यहाँ पर जावा बिल्ड पाथ, ये ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहाँ पर क्लास पाथ, इसी ऑप्शन पे हमको ये जार फाइल को अटैच करना होगा। तो राइट साइड में है ऐड एक्सटर्नल जार, ये जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाना है हमारा जो ओरेकल का जो जार फाइल जहाँ पर है दैट इज एज ड्राइव, यहाँ से ओरेकल 18cxe, और यह हम अगर जल्दी है तो किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी भी करके रख सकता हूँ,
और वहाँ से भी ले सकता हूँ। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बार बार यही फोल्डर में जाना होगा, हम कोई दूसरा फोल्डर में कॉपी करके भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर Oracle 18cxc और ओपन, और यहाँ से db home xc, और यहाँ से jdbc, और यहाँ से lib, और यहाँ से ojdbc 8 ओपन। और ये अभी जो जार फाइल ये क्लास पाथ में अटैच हो गया, और अप्लाई एंड क्लोज। तो अब अगर यहाँ पर देखूं कि ये जो रेफरेंस लाइब्रेरीज, यहाँ पर एक नया फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया, नया डिवीजन, और इसके अंदर ये जो ojdbc8.jar ये अभी अटैच हो चुका है। ओके, तो ऐसे करके हम MySQL का जो जार फाइल वो भी एक साथ अटैच करके रख सकता हूँ, क्योंकि MySQL में भी तो हम डेटा एंट्री करूँगा बाद में, तो उसका भी जो जार फाइल वो भी हम अटैच करके रख सकता हूँ। तो MySQL का जार फाइल हमने तो पिछले क्लास में डाउनलोड किया था, तो हम यहाँ पर ये डाउनलोड MySQL जावा कनेक्टर J, ओके, कनेक्टर J डाउनलोड, ओके, ऐसा कर सकता हूँ, कनेक्टर J डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके, ये कनेक्टर J डाउनलोड। तो ये जो downloads.mysql जो कॉम जो है, ये ऑप्शन में हम नहीं जाऊंगा, हम यहाँ पर नीचे ये डाउनलोड कनेक्टर J यहाँ पर जा रहा हूँ। ओके, ये ओपन लिंक, और यहाँ पर जो है ये जो डाउनलोड MySQL यहाँ पर भी जा सकता हूँ, इसको देख लेता हूँ। ओके, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हम इसको डाउनलोड करता हूँ। ओके, या नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। ओके, तो इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, और ये MySQL कनेक्टर J ये डाउनलोड हो गया। अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है। ओके, अब हो गया। अब ये वर्जन दिखा रहा है, तब ये ठीक है। ओके, जब ये वर्जन दिखाएगा तब ये ठीक है। दैट इज MySQL कनेक्टर जावा 5.1.12। ओके, ये जिप फाइल को ले लेता हूँ। ओके, तो अब ये डेस्कटॉप में पेस्ट कर दिया, और इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ये डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और इसके अंदर अगर जाऊँ, यह MySQL कनेक्टर जावा, डबल क्लिक, और इसके अंदर जो है ये MySQL कनेक्टर जावा 5.1.12 बिन। ओके, बाइनरी ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोजेक्ट में जाता हूँ, दैट इज प्रॉपर्टीज, और क्लास पाथ, ये ऐड एक्सटर्नल जार, और हमारा तो डेस्कटॉप में है, दैट इज MySQL कनेक्टर जावा 5.1.12, दैट इज कनेक्टर एंड दिस फाइल। ओके, ओपन, तो ये भी अटैच हो गया, और अप्लाई एंड क्लोज, तो ये दोनों ही हमने अटैच कर दिया। तो हम MySQL और Oracle दोनों के साथ ही एक साथ काम कर सकता हूँ। ये सेव कर देता हूँ। तो अब इसको ऊपर अगर माउस रखूँ, ओके, इंपोर्ट कनेक्शन ये जो कह रहा है ये java.sql, ओके, इंपोर्ट कनेक्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करूँ, और यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, ओके, java.sql। तो अब ये java.sql.connection ये अभी इंपोर्ट कर दिया, और ये हम टाइप भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये एरर चला गया, कनेक्शन कौन। ओके, तो अब इसके बाद स्टेटमेंट चाहिए। ओके, कनेक्शन तो हमने कर दिया, इसके बाद क्या चाहिए, दैट इज स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर लिखना है कि स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट st। ये सब हम इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एरर दे रहा है, और यह है java.sql। तो इस पैकेज के अंदर है, तो हम यहाँ पर डॉट स्टार भी लगा सकता हूँ,
तो ये लगाना ठीक नहीं है। डॉट स्टार करने से हमको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन इंटरफेस लेकर हम काम कर रहा हूँ। ओके, डॉट स्टार देने से ये बार बार इसको इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर हमने डॉट स्टार कर दिया तो। ओके, तो अब ये सभी एरर चला जाएगा, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। ये तो इम्प्लिसिट इंपोर्ट हो गया। तो इंटरफेस का नाम सेपरेट करके लिखने से पता चलेगा कि कौन कौन इंटरफेस लेकर काम कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर पहले तो जो था ऐसे ही कर देता हूँ, दैट इज कनेक्शन, और उसके बाद ये जो java.sql से स्टेटमेंट। ओके, ये दोनों को इंपोर्ट कर दिया। ये अलग सा करना ही रिकमेंडेड है, मतलब ये जो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। ओके, और उसके बाद चाहिए रिजल्ट सेट। हमारा जो लास्ट इंटरफेस वो है रिजल्ट सेट। ओके, तो अब रिजल्ट सेट का आर एंड एस कैपिटल है और आर एस, ये तीनों इंटरफेस का हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इसके लिए भी इंपोर्ट रिजल्ट सेट। तो इसके लिए तीनों इंटरफेस हमने इंपोर्ट कर दिया। ओके, तो अब क्या करना होगा, अब लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। ओके, हमारा जो पहला स्टेप, ये ऑप्शनल है, एनीवे हम इसको करके दिखाता हूँ। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर क्लास। तो हम क्लास जो क्लास है जावा का, जिसका सी कैपिटल है, और इसके अंदर जो स्टैटिक मेथड है वो है फॉर नेम, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट वो है स्ट्रिंग। ओके, क्लास नेम मतलब डबल कोट्स के अंदर क्लास का नेम बताना है। ओके, तो दैट मीन्स क्लास डॉट फॉर नेम, और डबल कोट्स के अंदर लिखना है जो क्लास को हम लोड करना चाहता हूँ। कौन सा क्लास को लोड करना चाहता हूँ, दैट इज oracle डॉट jdbc डॉट oracle ड्राइवर। ओके, तो ड्राइवर का डी कैपिटल होगा, ओ एंड डी कैपिटल होगा, यह है क्लास नेम। और पहले जो दो है oracle डॉट jdbc है पैकेज का नेम। पैकेज का नेम हमेशा छोटा होता है, और क्लास का नेम का पहला जो लेटर, और ये अगर 2 वर्ड का है, हर वर्ड का जो पहला लेटर ये कैपिटल होता है। ये ओ एंड डी इसलिए कैपिटल है, और ये तो पैकेज है इसके लिए ये सब छोटा लेटर है। ओके, दैट इज सेमीकोलन। ये यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये बोल रहा है यहाँ पर कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अभी ये ट्राई कैच के अंदर रखना होगा। अगर हम थ्रोज कर सकता हूँ यहाँ पर तो ये एरर चला जाएगा। मतलब हम मेन में अगर ऐसा थ्रोज लिख दूँ, थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, ऐसा लिखने से ये एरर चला जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि अगर ऐसा कर दिया थ्रोज तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब अगर कोई रन टाइम एरर हुआ तो ये एबनॉर्मली टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब ये एक्सेप्शन हैंडल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर थ्रोज नहीं लिखूंगा, हम इसको ट्राई केस के अंदर ही रखूंगा, दैट इज ट्राई, और इसके अंदर डाल दूंगा इसको, और इसके नीचे कैच, और यहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम सीज आउट करके बोल दूंगा कि क्लास कैन नॉट बी लोडेड। ओके, तो अब ये लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर हो गया, हमारा क्लास को लोड कर दिया। तो अब इसके अंदर ही हम बोलूँगा कि अब हमारा कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो ये जो सब स्टेटमेंट मतलब ये जो इंटरफेसेस है, ये कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास
इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इस रेफरेंस के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि ये सब तो इंटरफेस है, इसका तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका जो ऑब्जेक्ट वो इस रेफरेंस में डालना होगा। ओके, तो अब हम वही करूँगा कि इस इंटरफेस का जो करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाकर वो ऑब्जेक्ट इसी रेफरेंस में स्टोर करना होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिएट कनेक्शन। पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप है क्रिएट कनेक्शन। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करूँगा कि ये जो कनेक्शन क्रिएट करने का जो मेथड, दैट इज हम ड्राइवर मैनेजर का, यहाँ पर हम जो पहले दिखाया था कि ये ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है, इसके अंदर जो गेट कनेक्शन ये मेथड को कॉल करना होगा। तो ये क्या करेगा, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, तो जो क्या कनेक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, ये गेट कनेक्शन क्या करेगा, गेट इट विल create an object of the implementation class of connection interface okay, and return it। तो ये गेट कनेक्शन क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, ये कनेक्शन जो इंटरफेस इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसको रिटर्न करेगा। और ये हम कनेक्शन इंटरफेस का जो रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो मतलब हमको लिखना है अभी, ये इस ट्राई के अंदर हम अभी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एक साथ भी डाल सकता हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ। तो पहले हम बाहर में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो फॉर नेम मेथड ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है, लेकिन ये जो ड्राइवर मैनेजर का जो गेट कनेक्शन मेथड ये एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो बाकी सभी जो हम फंक्शन कॉल करूँगा सभी यहाँ पर एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो ऑल द मेथड्स यहाँ पर हम जो यूज करूँगा थ्रोज SQL एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन। तो इसलिए ये एक्सेप्शन हमको हैंडल करना है, आइदर हैंडल करना है और थ्रोज क्लॉज के साथ हम मेन के अंदर जोड़ सकता हूँ, लेकिन वो करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेप्शन हुआ तो हमारा प्रोग्राम तो एबनॉर्मली टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम थ्रोज में लिखूंगा, सभी हम हैंडल ही कर दूंगा। तो हम पहले बाहर में लिखता हूँ इस ट्राई का, दैट इज ड्राइवर मैनेजर। ओके, यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दे सकता हूँ, दैट इज ये जो ड्राइवर मैनेजर यह java.sql पैकेज के अंदर। ओके, और ये एंटर देने से ये यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर क्लास, और ड्राइवर मैनेजर के अंदर है स्टैटिक मेथड गेट कनेक्शन, तब डॉट दूंगा और गेट कनेक्शन यह पहला मेथड। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग URL भेज सकता हूँ, URL प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हम बाद में देखूंगा, और URL यूजर पासवर्ड ये तीनों एक साथ भी भेज सकता हूँ। ओके, तो हम यही करूँगा, ये तीनों एक साथ भेज दूंगा, गेट कनेक्शन, URL, यूजर एंड पासवर्ड। ओके, तो ये गेट कनेक्शन जो है ये SQL एक्सेप्शन थ्रो करता है। यहाँ पर जो लिखा है कि थ्रोज SQL एक्सेप्शन, मतलब ये भी हमको हैंडल करना होगा, और अदरवाइज मेन के साथ थ्रोज में लिखना होगा। तो हम हैंडल ही कर देता हूँ, ये पहले सेमीकोलन दे दिया, और यहाँ पर तो URL यूजर पासवर्ड तो हमने लिख ही चुका हूँ, URL यूजर पासवर्ड। ये एरर दे रहा है क्योंकि हमको ये एक्सेप्शन को हैंडल करना है, दैट इज अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन। तो हम इसको भी ट्राई कैच के अंदर डाल देता हूँ। ओके, ये ट्राई कैच के अंदर चला गया, ये SQL एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। ओके, तो मतलब ये जो क्लास डॉट फॉन्ट नेम ये एक दूसरा ट्राई कैच के अंदर है, और ये एक सेकेंड ट्राई कैच के अंदर है।
तो अगर हमने सेम ट्राई कैच के अंदर रखना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो ये इसको हम कट करके यहाँ पर भेज दूंगा, लेकिन ऐसा करने से भी फिर से एरर देगा। फिर से एरर दे रहा है क्योंकि हमने तो यहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को कैच किया है, एसक्यूएल एक्सेप्शन को तो कैच नहीं किया है। ओके, ये फिर से बोल रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो हम इसको भी ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन के साथ जोड़ सकता हूँ। दैट इज एक पाइप देकर हम लिख सकता हूँ यहाँ पर एसक्यूएल एक्सेप्शन। ओके, तब ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करके हम मल्टीपल एक्सेप्शन को एक साथ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर चाहूँ तो दूसरा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब ये ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एक क्या करेगा, ये जो कनेक्शन इंटरफेस इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको रिटर्न करेगा। ओके, और इसको हमें ये कॉन के अंदर स्टोर करना है। दैट इज हम लिखूंगा कि कॉन इक्वल टू यहाँ पर नहीं, दैट इज यहाँ पर कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके ओके, तो अब ऐसा करके अभी तक जो हुआ है ये अभी तक ठीक चल रहा है या नहीं ये टेस्ट करके देखता हूँ। ओके, और बाद का जो स्टेटमेंट हम बाद में लिखूंगा। तो अब ये ठीक चल रहा है या नहीं ये कैसे मालूम होगा, जस्ट यहाँ पर नीचे में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सक्सेस। तो अगर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहाँ पर तो कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, तो अब यहाँ पर आएगा वो सक्सेस दिखाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कैच ब्लॉक में आएगा और बोलेगा कि इधर अगर ये क्लास डॉट फॉर नेम में प्रॉब्लम है तो क्लास नॉट कैन नॉट बी लोडेड, और ये तो एक ही मैसेज आएगा। तो और एक ही साथ कर देता हूँ कि और कनेक्शन फेल्ड। ओके, ये दोनों एक्सेप्शन को तो हम एक ही साथ हैंडल किया, तो इसके लिए मैसेज तो एक ही साथ देना होगा। तो ये मैसेज को दे दिया, ये मैसेज दिखाकर ये सक्सेस में आएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मैसेज मतलब क्लास नॉट कैन नॉट बी लोडेड ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ सक्सेस दिखाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ओरेकल ओपन किया, हम ओरेकल क्लोज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ओरेकल का जो एसक्यूएल डेवलपर ये हम बंद भी कर सकता हूँ। ओके, ऐसा मतलब नहीं कि ये खुला रखना पड़ेगा, लेकिन अगर माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन करना है तो ये जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा और ये अपाचे ऑन माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना होगा, तभी माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन होगा। और ओरेकल के साथ ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं, ये हम बंद भी कर सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर इसको चलाता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, अब ये सक्सेस दिखा दिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी तक जो किया सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो अब इतना, अभी तक किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज क्रिएट ए स्टेटमेंट। ओके, तो कनेक्शन बनाकर हमने क्या किया कि जावा एप्लीकेशन के साथ डीबीएमएस का कनेक्शन बनाया, मतलब ये रोड बनाया, ये है कनेक्शन मतलब रोड। ओके, तो ये कनेक्शन हमने क्यों बनाया, क्योंकि इस कनेक्शन से हमको एसक्यूएल को भेजना है, मतलब ये रास्ते से हमको एसक्यूएल को भेजना है, दैट इज थ्रू दिस रोड। थ्रू दिस रोड और कनेक्शन हम क्या करूंगा, वी विल सेंड द एसक्यूएल टू डीबीएमएस। ओके, ये कनेक्शन हमने क्यों बनाया, क्योंकि इस कनेक्शन से ही हमको एसक्यूएल को जो हम एग्जीक्यूट करना चाहता हूं इसको डीबीएमएस में भेजना है।
ओके, इसीलिए कनेक्शन बनाया। और एसक्यूएल को कैसे भेजूंगा वो तो अपने आप नहीं जाएगा, रास्ता तो बना दिया, रास्ते से वो जा सकता है लेकिन वो अपने आप नहीं जाएगा। ओके, वो उसको ले जाना पड़ेगा। तो कैसे ले जाना होगा, उसके लिए गाड़ी चाहिए है ना, तो गाड़ी में बैठा कर इसको ले जाना है। मतलब इसके बाद हमको एक गाड़ी चाहिए, मतलब एक कार चाहिए। ओके, तो ये हमारा कार, तो यही हमारा स्टेटमेंट है। ओके, दैट इज स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये भी तो इंटरफेस है, इसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और स्टेटमेंट इंटरफेस का जो रेफरेंस, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है। ओके, तो और उसके बाद हम एसक्यूएल को इसके अंदर बैठा दूंगा और ये स्टेटमेंट ये रास्ते से डेटाबेस में चला जाएगा। तो स्टेटमेंट हम क्यों बना रहा हूं, इसका काम क्या है, स्टेटमेंट का काम है टू सेंड द एसक्यूएल एंड एग्जीक्यूट द एसक्यूएल। ओके, to send the SQL to DBMS and to execute the SQL. ओके, मतलब स्टेटमेंट का काम क्या, दैट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का काम है टू सेंड एंड एग्जीक्यूट द SQL। ओके, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये सब किसका काम क्या है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का काम है कि टू सेंड एंड एग्जीक्यूट द एसक्यूएल। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टेटमेंट क्यों बना रहा हूं, एसक्यूएल को डेटाबेस में भेजने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो ये सक्सेस हम बाद में लिखता हूं। तो ये सभी हम जो मेथड जो कॉल करूंगा, सभी मेथड एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, और सिर्फ ये जो फॉर नेम मेथड यही क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो अभी अगर जो मेथड जो लिखने जा रहा हूं ये अगर बाहर में लिखूं तो फिर से ट्राई कैच लिखना होगा। तो हम अगर चाहूं तो ये सभी इसके अंदर ही लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर चाहूं तो बाहर में फिर से और एक ट्राई कैच बनाकर उसके अंदर भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हमने तो यहाँ पर एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल कर ही लिया, तो इसका मतलब हम इसके अंदर ही लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना है कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, दैट मीन्स नाउ वी वांट टू क्रिएट ए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसके लिए एक फंक्शन कॉल करना होगा। ओके, तो वो फंक्शन कहां पर है, वो फंक्शन है कनेक्शन इंटरफेस के अंदर। ओके, अगर कनेक्शन इंटरफेस के अंदर जाऊं, ये कनेक्शन इंटरफेस, ओके, पब्लिक इंटरफेस कनेक्शन, तो इसके अंदर एक फंक्शन है दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट। तो ये भी सब एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो करता है, यहाँ पर लिखा है कि थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है स्टेटमेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है। तो अभी हमको ये क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करना है। ये किसके अंदर है, कनेक्शन इंटरफेस के अंदर। मतलब हम किससे इसको कॉल करना है, हम इसको कॉल कैसे करूंगा, इसको कॉल करने के लिए हमको लिखना है ये जो कौन हमने लिया है, इसी कौन से हमको कॉल करना है, क्योंकि यही तो कनेक्शन का इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, इसी से हमको ये मेथड को कॉल करना है, क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, मतलब हमको लिखना है कि कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, क्रिएट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इस पर कोई पैरामीटर नहीं है। ओके, नो पैरामीटर। पैरामीटर हम दे सकता हूँ, वो हम बाद में देखूंगा। ये जो रिजल्ट टाइप जो बोल रहा है ये हम बाद में देखूंगा। ओके, तो अभी जो क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर हम कोई पैरामीटर नहीं दूंगा।
ओके, तो ये मेथड ओवरलोड किया गया। ओवरलोडेड मेथड को हम बाद में देखूंगा। ये जो रिजल्ट टाइप कॉन्करेंसी ये जो बोल रहा है ये हम बाद में देखूंगा। अभी पहला क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल कर रहा हूँ। ओके, सेमीकोलन दे दिया और ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। मतलब हम इसको किस में स्टोर कर सकता हूँ, ये st में स्टोर कर सकता हूँ। ये तो स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस है। ओके, मतलब हम लिखूंगा कि st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, तो अब ये क्रिएट स्टेटमेंट ने क्या किया कि स्टेटमेंट जो इंटरफेस इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, ये क्या किया कि इट हैज क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्लास किसका, कि स्टेटमेंट इंटरफेस का, स्टेटमेंट इंटरफेस। ओके ओके ओके, तो स्टेटमेंट इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रिटर्न किया और यह हम st के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो है एग्जीक्यूट द क्वेरी। ओके, हमने तो स्टेटमेंट बनाया किस लिए, कि एसक्यूएल को डेटाबेस में भेजने के लिए। ओके, है ना, ये गाड़ी बनाया, ये गाड़ी बना दिया। तो अब हम एसक्यूएल को इसके अंदर डाल दूंगा और इसको डीबीएमएस में भेज दूंगा। ओके, और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यही हमारा नेक्स्ट काम है कि एसक्यूएल को डेटाबेस में भेजना और उसको एग्जीक्यूट करना। अब हम वही करूंगा, दैट इज हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जीक्यूट द एसक्यूएल। ओके, तो वो कैसे करूंगा उसको, दैट मीन्स एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक फिर से फंक्शन कॉल करूंगा। तो वो जो फंक्शन वो यहाँ पर 3 फंक्शन है। एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर 3 फंक्शन है। तो हमने जो पहले बताया था कि अगर हम जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 2 टाइप का एसक्यूएल होता है। तो ऐसे तो नॉर्मली अगर डेटाबेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो तब तो बहुत सारे टाइप का एसक्यूएल होता है, मतलब DDL, DML, TCL, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये सब होता है। लेकिन अभी हम ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 टाइप का एसक्यूएल होता है। वो पहला है सिलेक्ट क्वेरी एंड दूसरा है नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, तो सिलेक्ट क्वेरी क्या है कि हम जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऐसा जो लिखता हूँ, ओके, मतलब डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो एसक्यूएल वही है सिलेक्ट क्वेरी। और इसके अलावा और जो एसक्यूएल है बाकी सब ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी का अंडर में रहेगा। ओके, इसके अलावा और जो एसक्यूएल है बाकी सब एसक्यूएल ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी का अंडर में रहेगा। ओके, तो अब हम ये सिलेक्ट क्वेरी को ही रन करूंगा पहले, उसके बाद हम नॉन सिलेक्ट क्वेरी करूंगा। तो पहले हम EMP जो टेबल है वो तो हमने अभी नहीं बनाया, तो हम बना लूंगा और उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है हम कुछ रिकॉर्ड्स भी डाल दूंगा। तो ये हम थोड़ी देर बाद कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसको सिर्फ डिस्प्ले करूंगा मॉनिटर में। तो यही हमारा नेक्स्ट काम है, मतलब सिलेक्ट क्वेरी को रन करना है। तो अब सिलेक्ट क्वेरी को अगर रन करना है तो यहाँ पर 3 टाइप्स के एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है। ओके, हम क्वेरी को अभी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ओके, हमारा काम है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। तो इसके लिए यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है, मतलब एग्जीक्यूट मेथड है। पहला जो मेथड
वो है एग्जीक्यूट क्वेरी, दूसरा मेथड का नाम एग्जीक्यूट अपडेट, और तीसरा मेथड का नाम सिर्फ एग्जीक्यूट। तो ये तीनों में फर्क क्या है? तो पहले जो एग्जीक्यूट क्वेरी, यह है फॉर सिलेक्ट क्वेरी। ओके, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। हम डेटाबेस का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि वो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ये किस लिए है कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ओके, टू रिट्रीव डेटा, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जो है, डेटा को रिट्रीव करने का जो क्वेरी, यही है सिलेक्ट क्वेरी। इसके लिए है एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, और ये एग्जीक्यूट क्वेरी क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है एक रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो ये रिजल्ट सेट भी एक इंटरफेस है, तो इसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न करेगा। ओके, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट का मतलब ही है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर वो रिटर्न करेगा। ओके, और ये सब मेथड कहाँ पर है? ओके, ये सब मेथड किसके अंदर है, मतलब कौन सा इंटरफेस के अंदर है? ये सभी है स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर। ओके, दैट इज अंडर, these are under स्टेटमेंट इंटरफेस। ओके, तो हम इसके अंदर स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर जाकर इसको देख सकता हूँ कि ये क्या क्या मेथड है। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट, इसके ऊपर अगर कंट्रोल क्लिक करूँ तो ये स्टेटमेंट डॉट क्लास, ये स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर ले जाएगा। यह है पब्लिक इंटरफेस स्टेटमेंट, और इसके अंदर जाकर हम देख सकता हूँ यह एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, तो ये भी एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है? रिजल्ट सेट। ओके, और ये एक पैरामीटर लेता है, वो है कि एसक्यूएल, मतलब जो एसक्यूएल को हम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वही एसक्यूएल को यहाँ पर पास करना होगा। ये स्ट्रिंग है, मतलब डबल कोट्स के अंदर लिखना है इसको। यह एग्जीक्यूट क्वेरी ये किसके लिए है? यह है सिलेक्ट क्वेरी के लिए। ओके, और इसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन ये ऊपर में है। ओके, ये जो ऊपर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया, दैट इज executes the given SQL statement which returns a single result set object. ओके, तो ये result set object को रिटर्न करेगा, और इसके बाद जो है दैट इज execute update। तो यहाँ पर भी SQL पैरामीटर से भेजना पड़ेगा। तो ये execute update क्या है? execute update क्या करेगा? ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए। ओके, मतलब जो सिलेक्ट क्वेरी नहीं है, सिलेक्ट क्वेरी के अलावा बाकी जो स्टेटमेंट, तो वो DML हो सकता है, DDL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अदर देन DQL के अलावा, और बाकी जो SQL है सभी इसके अंदर आएगा। ओके, तो यह है नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए। तो ये रिटर्न क्या करता है? तो ये रिटर्न करता है इंटीजर। ओके, तो ये तो रिजल्ट से रिटर्न करता है, और ये रिटर्न करता है रो काउंट। ओके, इसका टाइप इंटीजर। रो काउंट का मतलब क्या? रो काउंट का मतलब अगर ये एग्जीक्यूट अपडेट किसी रो को अफेक्ट किया, ओके, एटलीस्ट अगर एक रिकॉर्ड को अपडेट किया, मतलब अगर कोई इफेक्ट है, मतलब ये एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कुछ काम हुआ तो वो कितना रिकॉर्ड को अपडेट किया, तो वो रिटर्न करेगा, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अफेक्टेड। ओके, ये जो रिटर्न करेगा दैट इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अफेक्टेड। ओके, मतलब ये तो हम किसके लिए दूंगा? फॉर एग्जाम्पल अगर इंसर्ट, यह हम किसके लिए दूंगा कि इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी एंड अपडेट क्वेरी। ओके, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये तीन क्वेरी के लिए हमको ये एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करना होगा। तो अगर इंसर्ट क्वेरी चलाऊं तो वो अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया है
तो अब वो एक रिटर्न करेगा। मतलब एक रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट किया है तो नॉर्मल अगर एग्जीक्यूट अपडेट चलाऊं तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो हम इसके बाद देखूंगा एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हम एक साथ इंसर्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट नहीं दूंगा, हम बैच प्रोसेसिंग कर सकता हूं, वो हम बाद में देखूंगा। बैच प्रोसेसिंग से हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट सभी कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ उससे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, उसके ज़्यादा नहीं। तो वो एक रिटर्न करेगा अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट है तो, इंसर्ट हुआ है तो। और डिलीट के लिए भी अगर कोई डिलीट क्वेरी अगर चला रहा हूँ तो अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो इसमें भी 1 रिटर्न होगा। तो वो भी तो इंटीजर है, तो इसके लिए वो रिटर्न कर रहा है इंट। और अगर अपडेट क्वेरी को भी चलाऊं तो अगर वो क्वेरी किसी रो को अपडेट किया है तो वहां पर भी एक रिटर्न होगा। तो उसके लिए इंटीजर मतलब रो काउंट, कितना रो अफेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, इसके लिए इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ओके, मतलब ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी एंड एग्जीक्यूट अपडेट ये स्पेसिफिकली पहला है सिलेक्ट क्वेरी के लिए और दूसरा है नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए। तो यहाँ पर अगर हमने उल्टा कर दूं, मतलब जो सिलेक्ट क्वेरी है इसके लिए अगर एग्जीक्यूट अपडेट चला दूं और अगर जो नॉन सिलेक्ट क्वेरी है उसके लिए अगर एग्जीक्यूट क्वेरी को चला दूं तो क्या होगा, तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो हम वो भी दिखाऊंगा कि कैसा एक्सेप्शन होगा अगर हम इसको रिवर्स कर दूं तो। ओके, मतलब सिलेक्ट क्वेरी के जगह नॉन सिलेक्ट क्वेरी का फंक्शन कॉल कर दिया एग्जीक्यूट अपडेट, और उल्टा नॉन सिलेक्ट क्वेरी में एग्जीक्यूट अपडेट को अगर कॉल कर दिया तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा। ओके, तो वो भी हम बाद में देखूंगा कि कैसे एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो ये हो गया सिलेक्ट क्वेरी एंड नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए। और लास्ट में जो है एग्जीक्यूट, तो ये है जनरल एग्जीक्यूशन फंक्शन, मतलब ये सभी के लिए है, मतलब फॉर बोथ सिलेक्ट एंड नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, तो ये एग्जीक्यूट से हम सिलेक्ट क्वेरी नॉन सिलेक्ट क्वेरी सभी को चला सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल है। ओके, सभी को हम चला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है कि एग्जीक्यूट क्वेरी जो है वो तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए, तो सिलेक्ट क्वेरी तो एक रिजल्ट जनरेट करता है। ओके, तो इसके लिए रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा है। और नॉन सिलेक्ट क्वेरी किसी रो को अपडेट कर रहा है और इंसर्ट और डिलीट कर रहा है। तो कितना रो को इंसर्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, इसके लिए इंटीजर रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर हम एक साथ ही सभी क्वेरी को एग्जीक्यूट में चला दूं तो रिटर्न क्या करेगा, तो ये तो एक डाउट है। मतलब वो रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा और इंटीजर रिटर्न करेगा, तो ये तो डाउट है, ये कौन सा रिटर्न करेगा। तो इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम बूलियन रिटर्न कर दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब रिजल्ट सेट भी रिटर्न नहीं करेगा, ये तो कर भी नहीं सकता। मतलब ये कैसा क्वेरी है ये तो पता नहीं है, तो हम बाद में वो भी देखूंगा, हम पता भी कर सकता हूँ कि अगर एग्जीक्यूट से हम चलाऊं एसक्यूएल को तो कौन सा एसक्यूएल चल रहा है, मतलब वो सिलेक्ट क्वेरी चल रहा है और ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी चल रहा है, वो भी हम पता कर सकता हूँ। तो वो भी हम बाद में देखूंगा ये कैसे पता कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर बेस करके हम पर्टिकुलर रिजल्ट सेट और इंटीजर रिटर्न कर सकता हूँ। अगर वो सिलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट सेट रिटर्न कर दूंगा, और अगर वो नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो इंटीजर रिटर्न कर लूंगा। ये भी हम सिलेक्टिवली कर सकता हूँ, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। अभी हम जो देखने जा रहा हूँ कि हम ऐसा सिलेक्ट करके नहीं कर रहा हूँ, अभी जनरली करूंगा। तो यहाँ पर हम बूलियन रिटर्न करूंगा। ओके, नॉर्मली ये बूलियन रिटर्न करता है कि ये जो काम हम कर रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट क्वेरी और नॉन सिलेक्ट क्वेरी, ये सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। ओके, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है
तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ओके, फॉर सिलेक्ट क्वेरी एंड फॉल्स फॉर नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब ये सिलेक्ट क्वेरी है, और फॉल्स रिटर्न करेगा जब वो नॉन सिलेक्ट क्वेरी है। ओके, मतलब इट रिटर्न्स ट्रू फॉर सिलेक्ट क्वेरी एंड फॉल्स फॉर नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, तो ये है हमारा 3 एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? एनी क्वेश्चन? or any confusion? ओके, तो अब हम ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। अभी तो सिलेक्ट क्वेरी कर रहा हूं, तो हम यहाँ पर ये ST से, मतलब यही था हमारा स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस है। इसमें हम ST डॉट हम कौन सा करूंगा? एग्जीक्यूट क्वेरी करूंगा। okay. तो ये सभी में हम SQL को पास कर रहा हूँ। ये एग्जीक्यूट से भी SQL पास कर रहा हूँ। हम ये एग्जीक्यूट बैच हम बाद में देखूंगा, और इसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके नीचे एग्जीक्यूट अपडेट भी है। सभी में हम SQL पास कर रहा हूँ। ओके, पैरामीटर इज SQL, वो स्ट्रिंग है। तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी करूंगा अभी, जो रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा है। और ये कौन इंटरफेस के अंदर है? ये स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर है। ओके, ओके, और यहाँ पर लिखना है SQL। तो हमने अभी तक तो SQL को नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग SQL इक्वल टू, या वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो EMP नाम का एक टेबल हम बना लूंगा, और इसके अंदर जो रिकॉर्ड है, हम कुछ रिकॉर्ड भी डाल दूंगा, और वो ओरेकल में ही डाल दूंगा अभी, और उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करूंगा। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड हम डालूंगा वही अब दिखाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिख दूंगा SQL। तो ये सभी SQL एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये थ्रोज SQL एक्सेप्शन, और रिटर्न कर रहा है एक रिजल्ट सेट। तो हमने तो रिजल्ट सेट का रेफरेंस ले लिया। ओके, तो हम यहाँ पर लिख दूंगा RS इक्वल टू ST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी रिजल्ट सेट इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट इंटरफेस, ओके, एंड result implementation object of the implementation class of result set interface and return it। ओके, तो अब हमें ये RS के अंदर डाल दिया। तो अब वो क्या करेगा कि हमने तो SQL को भेज दिया DBMS में, और DBMS के अंदर तो एक टेबल है। ओके, तो इसके अंदर तो टेबल है, तो सपोज इसके अंदर ये टेबल है। तो ये टेबल में ये EMP टेबल है। ओके, EMP टेबल, और इसके अंदर हम 4 कॉलम ले लूंगा। दैट इज, पहला है ID, टेबल का नाम है EMP, और इसके अंदर होगा ID, नेम, 4 फील्ड लेकर ही हम काम कर रहे हूं अभी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, ये 4 फील्ड होगा, और यह है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो टेबल वो निकालेगा, मतलब ये हमने तो एग्जीक्यूट किया है
ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, इसको हम ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा दिया और ये जाएगा डीबीएमएस में। ओके, ये चला जाएगा डीबीएमएस में और ये डीबीएमएस इसको एग्जीक्यूट करेगा, डेटाबेस इंजन, डेटाबेस इंजन इसको एग्जीक्यूट करेगा और एक रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बनाएगा और ये इसके अंदर डाल देगा। ओके, ये जो टेबल, ये टेबल इसके अंदर डाल देगा, ये रिजल्ट सेट के अंदर, और इसके अंदर रोज होगा, जितना रो हमने इसके अंदर इंसर्ट करूंगा उतना रोज ही इसके अंदर होगा। और ये रिजल्ट सेट को वो फिर से ये कार के अंदर बैठा देगा। ओके, ये कार के अंदर वो बैठा देगा, दैट इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के अंदर वो बैठा देगा। ओके, ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को, दैट इज इसके अंदर जाएगा रिजल्ट सेट। ओके, मतलब ये जो टेबल वो बनाया, मतलब रिकॉर्ड्स का जो आउटपुट, ये आउटपुट जो टेबल ये इस कार के अंदर बैठा देगा और इस कार को फिर से भेज देगा हमारा जावा प्रोग्राम में। ओके, तो अब ये रिजल्ट सेट को यूज करके हम ये टेबल के अंदर जो डेटा ये देख सकता हूँ। तो ये कैसे देखूंगा, इसको देखने के लिए ये जो रिजल्ट सेट के अंदर एक मेथड है, इसको कॉल करना होगा। ओके, मतलब ये रिजल्ट सेट जो इंटरफेस है, इनसाइड रिजल्ट सेट इंटरफेस, इसके अंदर एक मेथड है दैट इज नेक्स्ट। इस नेक्स्ट मेथड को हमें कॉल करना है। तो ये कैसे काम करेगा, सपोज ये हमारा टेबल है, मतलब रिजल्ट सेट है। ओके, यह है रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या है कि एक टेबल है, रिजल्ट सेट के अंदर एक टेबल है और इस टेबल में 4 कॉलम है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। यह है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, और इसके अंदर रो भी है, सपोज 3 रोज है यहाँ पर। ओके, तो पहला है से आईडी 1 और नेम अजय, डिपार्टमेंट अकाउंट्स एंड सैलरी 25,000, और आईडी 2 नेम है विजय और डिपार्टमेंट है सेल्स और सैलरी 35,000, और आईडी है 3 से दीपक और डिपार्टमेंट है फिनेंस एंड सैलरी 45,000। ओके, तो यही होगा रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये जो नेक्स्ट फंक्शन हम जो पहले कॉल करूंगा, तो कैसे कॉल करना है, हम कॉल करूंगा rs.next ऐसा करके, क्योंकि ये नेक्स्ट कहाँ पर है, यह है रिजल्ट सेट के अंदर। ओके, हम रिजल्ट सेट के अंदर जाकर देख भी सकता हूँ। इसके अंदर अगर जाऊँ तो ये रिजल्ट सेट इंटरफेस रिजल्ट सेट। ओके, इसके अंदर है ये नेक्स्ट। ओके, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है बूलियन और एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। ये सभी मेथड, जितना मेथड है सभी एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, मतलब सभी को हमको हैंडल करना होगी। ये चेक्ड एक्सेप्शन है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, सभी को हमको हैंडल करना है, आइदर हैंडल करना है और थ्रोज क्लॉज के साथ लिखना है। अगर हैंडल नहीं करना चाहता हूँ तो हम तो अभी सभी हैंडल ही कर रहा हूँ, मतलब, और ये बूलियन रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये रिटर्न कर रहा है बूलियन।
यही इसका प्रोटोटाइप है। तो मतलब ये बुलियन में क्या रिटर्न करेगा, बुलियन में यही रिटर्न करेगा कि इसके अंदर कोई रो है या नहीं। मतलब हम जो ये कॉल कर रहा हूं ये rs.next, अगर इसमें रिकॉर्ड है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। मतलब रिजल्ट सेट के अंदर अगर एक भी रिकॉर्ड है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, ओके, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, ओके। तो अब जब इसको पहले ये जो रिजल्ट सेट बनेगा, जब ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जब बनेगा, ये नेक्स्ट जो फंक्शन इसके अंदर एक, हम ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक इनविजिबल पॉइंटर है, ऐसा हम इमेजिन कर सकता हूँ, इनविजिबल पॉइंटर, ऐसा करके पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर पहला जो रो इसके पहले पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो हेडिंग, ये हेडिंग पे पॉइंट कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर सकता हूँ, ओके। मतलब इट पॉइंट्स टू द प्रीवियस, मतलब बिफोर द फर्स्ट रो, ओके। इट पॉइंट्स टू बिफोर द फर्स्ट रो, इसको पॉइंट करता है। कब? जब रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ओके। दैट मीन्स व्हेन रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ है पहली बार, तब ये कहां पर पॉइंट करेगा, ये पहला जो रिकॉर्ड इसके ऊपर, मतलब ये हेडिंग, इसमें पॉइंट करेगा, ओके। और अगर हम फर्स्ट टाइम कॉल करूं तब पहले वो चेक करेगा कि यहाँ पर इसके नीचे कोई रिकॉर्ड है या नहीं, ओके। मतलब हम जब पहली बार कॉल करूंगा, when we call it for the first time, तो वो क्या करेगा, तो वो पहले चेक करेगा कि इसके नीचे कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो it will check whether there is any record or not, कोई रिकॉर्ड है या नहीं, वो पहले चेक करेगा। अगर रिकॉर्ड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। इफ यस देन रिटर्न्स ट्रू, ओके, अदरवाइज फॉल्स, ओके। अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर तो रिकॉर्ड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, नंबर 2, इस रिकॉर्ड पॉइंटर को उस रिकॉर्ड में भेज देगा, दैट इज फॉरवर्ड्स द रिकॉर्ड पॉइंटर टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ओके। अगर वो रिकॉर्ड है तो वो तो पहले ही चेक कर लिया है कि रिकॉर्ड है, तो वो ट्रू रिटर्न किया। और अगर रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड पॉइंटर को भेज देगा, ओके। यही इसका काम है, ओके। तो अभी तक तो हमने कोई टेबल बनाया नहीं ओरेकल में। तो हमने पिछले क्लास में और एक क्लास हुआ था पहले, उसमें हमने टेबल बनाया, ये जो बना हुआ है। तो हम इस टेबल को पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर से टेबल बनाकर दिखाता हूँ कि हम कैसे बनाऊंगा। तो हम इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, दैट इज ड्रॉप टेबल EMP, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और ये टेबल ड्रॉप्ड, ये टेबल ड्रॉप हो गया। तो हम फिर से इस EMP टेबल को बना रहा हूँ, दैट इज क्रिएट टेबल EMP, और इसके अंदर एक ID फील्ड लेता हूँ, इसको इंटीजर ही करता हूँ, से ID इंट। और ये जो ID ये ऑटोमेटिक बनाना चाहता हूँ, ओके। तो इसके लिए ऑटोमेटिक करने के लिए Oracle 18C में एक
कॉलम का टाइप है, दैट इज हम ऐसे लिखूंगा कि जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी। ओके, जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी कॉलम बोलता हूँ इसको। तो आइडेंटिटी करने से इसका जो वैल्यू ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आईडी तो हम यूजर के पास से नहीं लूंगा, ये तो ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए, तो इसको हम इंसर्ट नहीं करूंगा, ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और बाकी जो कॉलम उसका वैल्यू हम यूजर के पास से लूंगा। ओके, तो हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर दूंगा। तो हमको ये कीवर्ड लिखना है, दैट इज जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, और कॉमा देकर नेक्स्ट फील्ड है नेम, तो ये हम varchar लेते हैं, दैट इज varchar 2 कर दिया और इसका साइज कर दिया से 20, और डिपार्टमेंट तो ये भी हम varchar 2 करता हूँ, ये भी 20 कर दिया, और लास्ट है सैलरी, तो ये इंटीजर कर दिया। ओके, बस। तो हमारा टेबल में 4 फील्ड है, उसमें आईडी इसको हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। इसका वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे ये जो 3 वैल्यू, ये नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये हमारा टेबल क्रिएट करने का जो एसक्यूएल। ओके, ओके, तो हम यहाँ पर जो एसक्यूएल, ओके, ये ओके, तो आईडी है जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी। ओके, तो अब क्या करना है, तो हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड को एंट्री कर दूंगा, तो जाते कि हम ये जावा से हम उसको देख सकता हूँ, तो बाद में हम जावा से इंसर्ट करूंगा। ओके, पहला ये प्रोग्राम के लिए हम यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ, दैट इज इंसर्ट इनटू EMP। तो अब तो हम लास्ट जो 3 कॉलम उसमें वैल्यू इंसर्ट करना है। इसके लिए हमको कॉलम का नेम मेंशन करना है, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, और इसके बाद हम वैल्यूज देकर हम वैल्यू को बताऊंगा। तो नाम एंड डिपार्टमेंट तो स्ट्रिंग है, इसके लिए हम सिंगल कोट देता हूँ यहाँ पर, और जो है सिंगल कोट में, और सिंगल कोट में डिपार्टमेंट और सैलरी से कुछ भी बोल देता हूँ 23,000। ओके, और इसको पहले इंसर्ट कर दिया। ओके, 1 रो इंसर्टेड। ओके, तो यहाँ पर इसको, ओके, ये पहला रिकॉर्ड, और दूसरा रिकॉर्ड में हम इसको वैल्यू चेंज कर दिया, दैट इज बी जो है, एंड सेल्स एंड 56,000। ओके, तो 1 row inserted, and next is say Deepak and finance and 67,000। ओके, रो इंसर्टेड। तो ये 3 रो को इंसर्ट कर दिया। अब देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, हमने तो दिया नहीं है। ओके, ये 1 2 3 ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट हो चुका है। अब हम इसको जावा से देखूंगा। ओके, तो अब हम क्या किया कि rs.next कॉल किया। तो इसमें वो क्या किया, इसमें वो रिकॉर्ड पॉइंटर को, वो तो हेडिंग में था, हेडिंग से ये 1 पे भेज दिया। जब भी हम rs को कॉल करूंगा, वो क्या करेगा, वो ये नेक्स्ट को हेडिंग से ये पहला रिकॉर्ड में भेज देगा। ओके, तो यहाँ से
वो पहला रिकॉर्ड में वो भेज देगा। कब? जब हम rs डॉट नेक्स्ट को कॉल करूंगा। ओके, ऐसा कॉल करने से वो मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड में भेज देगा। ओके, तो अब हम ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का मतलब इंटरफेस का जो नेक्स्ट मेथड उसको हम कॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेथड क्या है? वो नेक्स्ट मेथड है rs डॉट देने से ये गेट इंट। ओके, तो ये गेट नाम देकर कुछ फंक्शंस है, ये गेट इंट और गेट रो आईडी और गेट स्ट्रिंग। ओके, ऐसा कुछ फंक्शंस है। दैट इज रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन है दैट इज पहला तो है ये नेक्स्ट, और उसके बाद क्या है कि गेट इंट और इसके बाद गेट स्ट्रिंग। तो यही हमको चाहिए। दैट इज ये टू मेथड हम यूज करूंगा, दैट इज गेट इंट एंड गेट स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, ये जो कॉलम्स है मतलब आईडी नेम डिपार्टमेंट, इसका वैल्यू को फेच करेगा। ओके, तो ये डेटा टाइप के ऊपर बेस करके ये वैल्यू को फेच करेगा। मतलब जो आईडी है मतलब वो तो इंटीजर है, तो हम इंट को कॉल करूंगा तो वो आईडी को फेच कर सकता है। ओके, और नेम है स्ट्रिंग, नेम डिपार्टमेंट तो स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हम गेट स्ट्रिंग को कॉल करूंगा और वो नेम एंड डिपार्टमेंट का वैल्यू को फेच करेगा। ओके, और सैलरी भी तो इंटीजर ही है, तो उसके लिए भी हम गेट इंट को कॉल करूंगा। तो इसका पैरामीटर में क्या देता हूँ? पैरामीटर हम दो टाइप का दे सकता हूँ। तो इसका जो पैरामीटर हो सकता है वन है कॉलम का जो इंडेक्स नंबर। ओके, मतलब कौन सा नंबर का कॉलम हम यूज करना चाहता हूँ, तो इस कॉलम का नंबर 1 से ही शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पर 0 से शुरू नहीं होगा। तो जनरली जो होता है कि एरे और ये सब जो डेटा स्ट्रक्चर उसमें तो पहला रूम 0 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर 1 से ही शुरू होगा। मतलब आईडी जो है इसका इंडेक्स नंबर 1 है और नेम जो है ये 2 है और डिपार्टमेंट है 3 एंड सैलरी का इंडेक्स नंबर 4 है। तो हम इसमें इंडेक्स नंबर भी भेज सकता हूँ, ये पहला है। मतलब गेट इंट 1 अगर करूँ तो वो समझेगा कि आईडी का वैल्यू को रिट्रीव करना चाहिए। ओके, मतलब अगर ऐसा लिखूं कि rs डॉट गेट इंट 1, तो वो क्या रिट्रीव करेगा? दैट इज 1। ओके, ये पहला तो 1 है। ओके, और अगर बोलूं कि rs डॉट गेट इंट 4, मतलब वो तो अभी पहला रिकॉर्ड में है, उसी के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ कि अगर rs डॉट गेट इन 4 दूं वो क्या दिखाएगा? मतलब सैलरी का जो वैल्यू, पहला सैलरी मतलब 25,000। ओके, ये दिखाएगा। और अगर ऐसा लिखो कि rs डॉट गेट स्ट्रिंग ब्रैकेट में 3, तो ये भी पहला रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। 3 कॉलम का मतलब डिपार्टमेंट, मतलब वो अकाउंट्स को दिखाएगा, मतलब अकाउंट्स। ओके, तो ऐसा करके हम कॉलम इंडेक्स नंबर बोल सकता हूँ। और दूसरा है कि हम कॉलम का लेवल भी बोल सकता हूँ। कॉलम लेवल भी डायरेक्ट बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कॉलम लेवल मतलब ऐसा भी बोल सकता हूँ कि rs डॉट गेट इंट ब्रैकेट में id। ओके, ये डबल कोट्स में देना पड़ेगा तब। ओके, डबल कोट्स में id। ओके, ऐसा करके हम कॉलम लेवल भी बोल सकता हूँ। तो हम पहले ये इंडेक्स नंबर ही बोलता हूँ। तो अब हम यहाँ पर लूंगा कि rs डॉट गेट इंट, ये कॉलम इंडेक्स एंड कॉलम लेवल दोनों ही है। ये कॉलम लेवल स्ट्रिंग है, कॉलम कॉलम इंडेक्स देकर कर रहा हूँ गेट इंट ब्रैकेट में 1। ओके, तो ये हम
SOP के अंदर दूंगा, दैट इज सीज आउट, और इसके अंदर दे दिया rs डॉट गेट इंट 1। ओके, तो ये सभी एक साथ दिखा दे रहा हूँ क्लास देकर rs डॉट नेम के लिए तो गेट स्ट्रिंग होगा, गेट स्ट्रिंग 2। ओके, नेम के लिए इंडेक्स नंबर 2 है, और प्लस देकर दैट इज फिर से rs डॉट डिपार्टमेंट के लिए भी गेट स्ट्रिंग होगा। ओके, तो गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स है, फर्स्ट कॉलम इज 1, सेकेंड कॉलम इज 2, ऐसा करके वो चल रहा है। ओके, तो वो क्या कर रहा है कि रिट्रीव्स द वैल्यू of the designated column in the current row of this result set object, okay, as a string in the Java programming language। यहाँ पर क्लियर बता दिया है वो क्या कर रहा है। ओके, current row में हमने जो कॉलम का नंबर बताया उसका जो वैल्यू वो रिट्रीव कर रहा है। ओके, तो गेट स्ट्रिंग और ये 3 होगा, और इसके बाद प्लस देकर फिर से rs डॉट गेट इंट, और इसके अंदर है 4। ओके, तो ये दिखाएगा किस रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए, पहला रिकॉर्ड। हमने एक बार कॉल किया, वो तो पहला रिकॉर्ड में है। ओके, सभी रिकॉर्ड को नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ पहला रिकॉर्ड को दिखाएगा। ओके, सेकेंड एंड थर्ड को अभी नहीं दिखाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में देख लूंगा। तो अब इसी को चला के देख रहा हूँ कि ये चल रहा है या नहीं। तो फिर से करता हूँ राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, अब ये दिखा दिया कि वो बोल रहा है कि क्लास कैन नॉट बी लोडेड और कनेक्शन फेल्ड, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इसमें मैसेज को हम ऑफ करता हूँ, और यहाँ पर जो नॉर्मल मैसेज इसको दिखाता हूँ कि ई डॉट प्रिंट ट्रैक स्ट्रेस। ओके, तो अब ये एक्चुअल मैसेज को दिखाएगा। फिर से देखता हूँ ये कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ है कि बोल रहा है कि रिजल्ट सेट इज आफ्टर द लास्ट रो। तो अब यहाँ पर ये जो हमने रिकॉर्ड एंट्री किया है ये कॉमिट नहीं हुआ है एक्चुअली, तो इसलिए वो नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर ओरेकल में जो होता है कि ये जो रिकॉर्ड हमने एंट्री किया ये परमानेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो अब क्या करना होगा कि यहाँ पर कॉमिट लिखना होगा। ओके, तो कॉमिट लिखने से ये जो रिकॉर्ड्स हमने एंट्री किया है यह अभी परमानेंट हो जाएगा। ओके, इसलिए वो नहीं दिखा पा रहा है। वो बोल रहा है कि रिजल्ट सेट इज आफ्टर द लास्ट रो, क्योंकि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इस 47 नंबर पे क्लिक कर सकता हूँ, दैट इज यहाँ पर बोल रहा है कि एरर यहाँ पर आ रहा है कि रिजल्ट सेट इज आफ्टर द लास्ट रो। तो हम यहाँ पर जाकर इसको कमिट कर देता हूँ। ये कमिट कंप्लीट मतलब ये परमानेंट हो गया। तो अब फिर से चला रहा हूँ, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये दिखा दिया। ओके, तो ओरेकल में हमको याद रखना होगा ये जो हम काम कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ये उसी टाइम में परमानेंट नहीं होगा। हमको ये कमिट कमेंट को कॉल कर देना होगा। ओके, तो ये परमानेंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको देख सकता हूँ, ये पहला रिकॉर्ड को दिखा दिया, दैट इज 1 ऑजो अकाउंट्स एंड 23,000। ये सक्सेस हो गया। तो ये तो पहला रिकॉर्ड को दिखाया, नेक्स्ट रिकॉर्ड तो नहीं दिखाया, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको फिर से ये कॉल करना होगा। तो इसको फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, मतलब अभी रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ पर है, फर्स्ट रिकॉर्ड में है। तो अगर दूसरी बार कॉल करूँ तो वो चला जाएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड में, मतलब सेकेंड रिकॉर्ड में। ओके, तो अब वो चला जाएगा सेकेंड रिकॉर्ड में। ओके, ऐसे। तो अब
अगर फिर से ये जो सीज आउट इसको कॉल करो तो वो सेकेंड रिकॉर्ड को दिखाएगा। ऐसा करके चलता रहेगा। अगर फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इट इज जावा एप्लीकेशन, और वो सेकेंड रिकॉर्ड को दिखा दिया। ओके, 2 बीजॉय सेल्स एंड 56,000। और अगर फिर से कॉपी करके पेस्ट करूं तो वो थर्ड रिकॉर्ड में जाएगा। ओके, अगर फिर से चला रहा हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये थर्ड रिकॉर्ड को दिखा दिया। और अगर फिर से चलाऊं, फिर से कॉपी किया और कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप यहाँ पर वो rs.next तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है rs.getInt, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा। तो इसको फिर से चला रहा हूँ। ओके, अब एक्सेप्शन दे दिया ये यहाँ पर। ओके, क्योंकि अभी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है कि रिजल्ट सेट आफ्टर द लास्ट रो, एसक्यूएल एक्सेप्शन दिया है। ओके, क्योंकि वो तो लास्ट रिकॉर्ड में चला गया, आफ्टर द लास्ट रो, रिजल्ट सेट आफ्टर द लास्ट रो, लास्ट रो का लास्ट में चला गया वो। मतलब तीसरी बार कॉल करने से वो तो लास्ट रिकॉर्ड में जाएगा। ओके, यहाँ पर चला गया और ये दिखाया, और हम फिर से कॉल कर रहा हूँ तो वो कॉल करने से वो कहाँ जा रहा है, लास्ट रिकॉर्ड का लास्ट में। ओके, फोर्थ टाइम कॉल करने से तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए वो एक्सेप्शन दिखा रहा है। तो ऐसा करके हम मैनुअली इसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैनुअली तो ऐसा कॉल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 1000 रो है तो हम तो मैनुअली ऐसा कॉल नहीं करूँगा। तो इसको तो हम ऑटोमेटिक करना होगा। तो ऑटोमेटिक कॉल करने के लिए हम इसको एक लूप में डाल दूंगा। ओके, तो इसको हटा दिया, तो हम यहाँ पर एक लूप चला दूंगा, दैट इज व्हाइल लूप, और इसके अंदर हम rs.next को लिख दूंगा। ओके, तो while rs.next हम इसको कॉल कर दिया। ओके, तो इन ईच इटरेशन हर बार ये नेक्स्ट को कॉल करेगा, पहले चेक करेगा कि ये नेक्स्ट रिकॉर्ड में कुछ है या नहीं। इसका तो दो काम है, पहले चेक करना कि नेक्स्ट रिकॉर्ड में कुछ है या नहीं। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो व्हाइल लूप चलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद पॉइंटर को नेक्स्ट रिकॉर्ड में भेजेगा और उस रिकॉर्ड को दिखाएगा। ओके, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक rs.next ट्रू है तब। ओके, तो हम व्हाइल लूप में डाल दिया, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर सभी रिकॉर्ड को एक साथ दिखा देगा। ओके, तो सभी रिकॉर्ड को एक साथ दिखा दिया। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस? Any confusion? ओके, तो हमने पहले क्या किया कि लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर की, ये तो ऑप्शनल है, हम इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। इसको हटा दिया। ओके, तो हटाने से क्या होगा, ये एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिखा है कि क्लास नॉट फाउंड, ये तो चेक्ड एक्सेप्शन। अगर चेक्ड एक्सेप्शन हमने चेक्ड एक्सेप्शन जो स्टेटमेंट में हो रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर कैच में लिख दिया तो वो एरर देगा। ओके, मतलब हमने अगर कैच के अंदर ऐसा कोई एक्सेप्शन को हैंडल किया जो थ्रो ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा हम कर नहीं सकता हूँ, इसको थ्रो होना ही है अगर यहाँ पर लिखा तो ये चेक्ड एक्सेप्शन के लिए, मतलब फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है उसके लिए है। ओके, ये तो फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसके लिए अगर हमने लिखा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस टाइप का एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होना ही होगा। लेकिन हम तो यहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर दिया, इसके लिए इसको भी हटाना होगा, तो इसको भी हटा दिया। ओके,
तो सिर्फ एसक्यूएल एक्सेप्शन को अभी थ्रो कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो कौन है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो ये जो ड्राइवर मैनेजर वो जो था, ये भी हटा दिया। ओके, तो ये डिलीट हो गया, इसको डिलीट करना है। तो अब ठीक है कि सिर्फ इस लाइन को कमेंट किया है, ड्राइवर मैनेजर ये तो रहेगा। तो इसी को कमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। फिर से चला रहा हूँ, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन ये हम जब बाद में सर्वलेट जेएसपी ये सब करूँगा स्प्रिंग, वहाँ पे ये करना ही होगा। ओके, तो ये जानना ज़रूरी है। तो अब हमको क्या करना है, तो ये हम जो रिकॉर्ड हम डीबीएमएस में एंटर किया था, ये हम जावा में एंटर करूंगा। ओके, तो हम जो देखूंगा दैट इज, तो हमारा नेक्स्ट काम है एंटरिंग रिकॉर्ड्स थ्रू जावा। ओके, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करना होगा, एग्जीक्यूट अपडेट, और इसके अंदर तो एसक्यूएल भेजना होगा, दैट इज एसक्यूएल। ओके, तो एग्जीक्यूट अपडेट किसके लिए है, दिस इज फॉर इंसर्ट और डिलीट एंड अपडेट। ओके, ये तीनों के लिए है एग्जीक्यूट अपडेट। तो उसके पहले अगर हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी तो किया है, तो पहले एक बार देख लेता हूँ कि अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर दिया तब क्या होगा। तो एग्जीक्यूट अपडेट तो रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करता है, तो वो तो पहले ही वो एरर देगा कि वो तो रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करता है। तो ठीक है, तो st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर दिया एक बार, एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, तो ये तो इमीडिएटली एरर देगा, क्योंकि ये तो रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करता है। तो वो बोल रहा है कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू रिजल्ट सेट, क्योंकि वो तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ओके, एग्जीक्यूट अपडेट तो इंटीजर रिटर्न करता है, तो हमने तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है रिजल्ट सेट, ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एरर दे रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको हटा देता हूँ। तो इसको इंटीजर ही कर दिया, कोई बात नहीं, इंट n इक्वल टू ऐसा कर दिया। हम हटा भी सकता हूँ, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा। कुछ रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब ये रिजल्ट सेट तो नहीं रहा, इसके लिए ये तो rs डॉट नेक्स्ट इसको भी हटाना होगा, तो ये भी हम इसे कमेंट कर दिया। ओके, तो अब कोई एरर नहीं है, एरर चला गया। तो अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। हमने क्या एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, ये तो सिलेक्ट क्वेरी है, तो ये जो एग्जीक्यूट अपडेट ये सिलेक्ट क्वेरी के लिए नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको चलाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये सक्सेस हो गया। तो अभी तो हमने कुछ देखा या नहीं, तो यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं आया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जीक्यूट अपडेट हमने इसके ऊपर कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पर तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो कुछ तो रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब इसका रिटर्न वैल्यू से तो हमारा कुछ काम भी नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पर कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा ये एग्जीक्यूट अपडेट करने से। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी तो दिखाने के लिए है, तो दिखा तो नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर कोई काम भी नहीं होगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं।
ये एग्जीक्यूट अपडेट करने से। ओके, तो ये हुआ एग्जीक्यूट अपडेट। तो अब हम इंसर्ट करने का जो एसक्यूएल वो चलाऊंगा। तो अब हम फिर से ये एसक्यूएल को लिख देता हूँ, दैट इज एसक्यूएल इक्वल्स टू, तो इंसर्ट करने का जो एसक्यूएल, या हम इंसर्ट का वैल्यू जो हम यूजर के पास से लूंगा। ओके, मतलब यहाँ पर पैरामीटर दूंगा हम। तो हम एसक्यूएल बाद में लिख रहा हूँ। तो अभी जो है दैट इज स्ट्रिंग नेम डिपार्टमेंट एंड इंटीजर सैलरी। ओके, तो अब ये जो वैल्यू है हम यूजर के पास से लूंगा। तो इसके लिए हम एक स्कैनर क्लास ले लेता हूँ। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो इसके लिए तो java.util पैकेज को लोड करना है, दैट इज import java.util। ओके, और इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। ओके, तो अब हम एक लूप चलाऊंगा। लूप से ये नेम डिपार्टमेंट एंड सैलरी को लूंगा, आईडी तो नहीं लूंगा, वो तो ऑटोमेटिक जनरेटेड। ये 3 वैल्यू को लूंगा और जावा से डेटा को एंट्री करूंगा। तो ये कनेक्शन तो पहले कर दिया, ये तो ठीक है। और इसके बाद स्टेटमेंट भी कर दिया। और इसका पहले ये जो एग्जीक्यूट अपडेट, इसका पहले हम यहाँ पर एक व्हाइल लूप चलाऊंगा, दैट इज व्हाइल ट्रू। और यहाँ पर व्हाइल ट्रू, और इसके अंदर हम सीज आउट से एंटर नेम, और नेम इक्वल्स टू sc.next। ओके, और एंटर डिपार्टमेंट, और यहाँ पर एंटर सैलरी। यहाँ पर नेम के जगह लिखूंगा डिपार्टमेंट, और यहाँ पर नेम के जगह सैलरी। तो सैलरी तो इंटीजर है, इसके लिए sc.next int। ओके, तो 3 वैल्यू को हमने ले लिया। और हम इसके बाद एसक्यूएल को चलाऊंगा। तो यहाँ पर जो एसक्यूएल हम लूंगा, तो हम एसक्यूएल को दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पैरामीटर भेजूंगा एसक्यूएल में, दैट इज हम एसक्यूएल लिखूंगा कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग का जो फंक्शन ये यूज कर रहा हूँ, दैट इज स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। तो पहले जो एसक्यूएल इसको लिखूंगा, उसके बाद आर्गुमेंट भेजूंगा, दैट इज हम एसक्यूएल को फिर से लिख रहा हूँ। दैट इज यहाँ पर इस वेरिएबल को चेंज कर दिया से स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर एसक्यूएल ही रखता हूँ, और इसका पहले इसको एस कर दिया, और इसके अंदर ये जो इंसर्ट इनटू जो हमने लिखा था उसको लिख दूंगा। ओके, इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर बैठा दूंगा, इंसर्ट इनटू एमपी नेम डिपार्टमेंट सैलरी वैल्यूज। यहाँ पर ये वैल्यू को नहीं लिखूंगा, इसके बदले यहाँ पर लिखना है कि 3 क्वेश्चन मार्क देना होगा। सॉरी, यहाँ पर कोटेशन के अंदर लिखूंगा %s। ओके, वो क्वेश्चन मार्क हम बाद में दूंगा, जब प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करूंगा तब हम वो क्वेश्चन मार्क दूंगा। अभी तो हम क्रिएट स्टेटमेंट से कर रहा हूँ, उसके लिए %s देना पड़ेगा। ओके, सभी पैरामीटर के लिए, मतलब यहाँ पर 3 फील्ड है, जितना फील्ड में वैल्यू देना है सभी फील्ड के लिए %s देना है। और अगर वो स्ट्रिंग है तो वो रखना है सिंगल कोटेशन के अंदर, और कॉमा देकर डिपार्टमेंट है इसके बाद, तो वो भी सिंगल कोट के अंदर होगा %s।
और कॉमा देकर उसके बाद सैलरी है, वो तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, ये तो इंटीजर है, तो इसके लिए कोटेशन दे दूंगा सिर्फ परसेंटेज। ओके, और ये सेमीकोलन को देना जरूरी नहीं है, डबल कोट्स के अंदर ये हमारा एसक्यूएल। ओके, नेम डिपार्टमेंट सैलरी के लिए 3 वैल्यूज %s, ये पहला दोनों सिंगल कोट के अंदर, और सैलरी तो इंटीजर, इसके लिए बिना सिंगल कोट से ये %s को लिखना है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम इसको वैल्यू को दे दूंगा, यहाँ पर तो वैल्यू लिया है, तो अब हमको ये जो एसक्यूएल इसको फॉर्म करना है, दैट इज इसको हम यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पर लिखना है दैट इज एसक्यूएल इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एसक्यूएल, और आर्गुमेंट में हम भेज दूंगा नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी। ओके, तो अब ये एसक्यूएल क्रिएट हो गया और हम इस st.execute अपडेट को कॉल कर दूंगा इस व्हाइल लूप के अंदर। ओके ओके, इसको हम इसके अंदर कॉल कर दूंगा, बस। तो अब ये एग्जीक्यूट अपडेट कॉल हो जाएगा इस एसक्यूएल के ऊपर। मतलब हम इस व्हाइल ट्रू में, मतलब ये इनफाइनाइट लूप के अंदर हम यूजर के पास से नेम डिपार्टमेंट सैलरी को ले रहा हूँ, और हर इटरेशन में ये एसक्यूएल क्रिएट होगा ये 3 आर्गुमेंट के साथ। और ये पहला जो आर्गुमेंट नेम, ये बैठ जाएगा कहाँ पर, ये पहला %s में, और जो सेकेंड पैरामीटर डिपार्टमेंट, ये इंसर्ट हो जाएगा सेकेंड %s में, और जो तीसरा पैरामीटर सैलरी, ये इंसर्ट हो जाएगा तीसरा %s में, और ये पूरा एसक्यूएल बन जाएगा, और वैल्यू लेकर ये पूरा एसक्यूएल बन जाएगा, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके ओके, तो अब यूजर को पूछना है कि ये कंटिन्यू होगा या नहीं। तो हम और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ कि स्ट्रिंग ans। ओके, इसको ये स्ट्रिंग होगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया, और नो से भी कर सकता हूँ, n से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो हम यूजर को पूछूंगा कि SOP सीज आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, यस और नो, और हम इसको आंसर में ले दूंगा ans इक्वल टू sc डॉट, ये तो स्ट्रिंग है, नेक्स्ट में ले लिया, और अब चेक करूंगा इफ ans डॉट इक्वल्स इग्नोर केस दे दिया, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर ये नो है तो हम यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। ओके, ब्रेक। ओके, और नो के अलावा अगर कुछ भी दिया, ABCD कुछ भी दिया, तो ये चलता रहेगा। ओके, तो ऐसा करके ये इंसर्ट होता रहेगा, और नो देने से ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यही है इंसर्ट। तो अब देख रहा हूँ ये कैसे चल रहा है, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो एंटर नेम बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सिलेक्ट स्टार करके देख लेता हूँ ये क्या हुआ है। तो यहाँ पर तो 3 नाम है, दैट इज अजय, विजय, दीपक, तो इसके बाद एंट्री होगा। ओके, तो इसके बाद दे दिया नीलॉय, और डिपार्टमेंट से फिनेंस कर दिया, और सैलरी 65,000। बोल रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम बोल रहा हूँ कि यस, और एंटर नेम फिर से बोल रहा है, से प्रदीप कर दिया, डिपार्टमेंट से मैनेजर, और सैलरी से 45,000। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, से नो। ओके, तो सक्सेस हो गया। तो अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है,
दैट इज रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने दिया था SQL। ओके, SQL इक्वल टू ये SQL हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने एस में स्टोर किया था। ओके, ये जो है यहाँ पर हमने एस पर स्टोर किया था, ये SQL में यहाँ पर इंसर्ट कर रहा था, इसके लिए नहीं हो रहा है। हमको करना चाहिए एस के अंदर, तो मतलब हमको यहाँ पर लिखना है दैट इज एस। ओके, तो एस में इंसर्ट करना है, तो हमने SQL लिख दिया, इसके लिए नहीं हो रहा है। तो हम फिर से चला रहा हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर नेम प्रदीप, और डिपार्टमेंट से सेल्स, सैलरी 45,000, कंटिन्यू यस, एंटर नेम से नीलॉय, डिपार्टमेंट फाइनेंस, सैलरी 36,000, कंटिन्यू नो। अब देख रहा हूँ, अब ये एंटर हो चुका है। ओके, दीपक, प्रदीप एंड नीलॉय। ओके, तो यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है एस के अंदर, क्योंकि हमने तो एस के अंदर ये जो स्ट्रिंग हमने बनाया था, इसके लिए ये पैरामीटर एस में ही देना है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखना है कि एस। ओके, ओके, तो ऐसा करके हम टेबल में डेटा एंट्री कर सकता हूँ जावा से। तो इसके लिए देना है एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस? Any confusion?